गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो जैसा कि हम पहले वाले वीडियो में चर्चा कर रहे थे विद्युत उदासीनता सिद्धांत के बारे में, जो बताता है कि किसी भी संकुल में जो लिगेंड होते हैं वो धातु परमाणु के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन पाने के कारण धातु परमाणु पर ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो है इतना अधिक ऋणावेश धातु परमाणु पर स्थायी नहीं रहता, इसलिए जो है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये ऋणावेश जो है उस कॉम्प्लेक्स आयन के सभी परमाणुओं पर फैल जाता है और इस प्रकार से फैलता है कि जो धातु परमाणु है या तो वो उदासीन रही है या फिर उस पर आंशिक धनावेश आता है। ठीक है, यानी कि किसी भी परमाणु पर जो है फॉर्मल चार्ज या हम बोलें कि आंशिक आवेश एक से अधिक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि पोलिंग के अनुसार जल या अमोनिया युक्त धनायन संकुलों में अधिकांश धनावेश जो है वो समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं पर फैलता है और ऋणायन संकुलों का अधिकांश जो ऋणावेश है वो अणु के ऋण विद्युतीय परमाणुओं पर फैलता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए उन्होंने धातु लिगेंड बंध की प्रकृति की व्याख्या की। उसके अनुसार धातु लिगेंड बंध जो होते हैं वो पूर्ण रूप से सहसंयोजक नहीं होते, बल्कि उनमें जो है आयनिक करैक्टर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल FeH2O का होल 6+3 संकुल में यदि हम आयरन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको अगर हम 100% कोवलेंट बॉन्ड माने, तब तो आयरन परमाणु पर कितना चार्ज रहेगा, -3 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। लेकिन यदि हम जो है आयरन और ऑक्सीजन के बीच में बने हुए बॉन्ड को 50% कोवलेंट और 50% आयनिक माने और इतना अधिक जो ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु के कारण जो है ये आयरन और ऑक्सीजन के अब जो बीच का बॉन्ड है वो 50% कैसा हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। तो आयरन परमाणु पर जो है फॉर्मल चार्ज की मात्रा क्या हो जाएगी, 0। इसी प्रकार से यदि हम आयरन H2O का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स में आयरन परमाणु पर 0 आवेश उस स्थिति में माना जाएगा यदि आयरन और ऑक्सीजन बॉन्ड में 33.3% कोवलेंट करैक्टर और 66.6% आयनिक करैक्टर हो। ठीक है, तो इस प्रकार आयरन की ऑक्सीकरण संख्या घटने से जो है आयरन और ऑक्सीजन बॉन्ड के सहसंयोजक गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और आयनिक करैक्टर में वृद्धि होती है। और इसका दूसरा कारण क्या है कि धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के घटने के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान भी कम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता जो है धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आयरन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे आयनिक करैक्टर बढ़ते जाएंगे और सहसंयोजक करैक्टर घटते जाएंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के उपयोग से संक्रमण धातुओं की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में विभिन्न लिगेंडों के साथ बने हुए संकुलों के स्थायित्व के बारे में हम पता लगा सकते हैं। लगभग समस्त जो है एक्वा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातु उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल और ऑक्सीजन बॉन्ड के 1/3 यानी कि 1/3 कोवलेंट करैक्टर होने पर धातु परमाणु पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम एक जो है अमोनिया का कॉम्प्लेक्स लें तो उसमें मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। चूँकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम जानते हैं ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड की तुलना में मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड में आयनिक करैक्टर जो है वो कम होता है और इसमें कोवलेंट करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब मेटल और जो है नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो आपके आयनिक गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब है आपके यानी कि मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड में लगभग 50% कोवलेंट करैक्टर और 50% आयनिक करैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु का जो फॉर्मल चार्ज होता है वो पूर्ण रूप से उदासीन नहीं हो पाता है।
अब यदि धातु परमाणु जो है वो ऑक्सीडाइज होकर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएं तो उस स्थिति में जो फॉर्मल चार्ज की मात्रा होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे 50% उसमें आयनिक करैक्टर और 50% क्या होते हैं, कोवलेंट करैक्टर आ जाते हैं। यही कारण है कि COH2O का होल 6+2 आयन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, जबकि CONH3 का होल 6+2 का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये CONH3 का होल 6+3 में बदल जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है आपके कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को शो करने के लिए पाई बॉन्ड बनने की थ्योरी, यानी कि थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पॉलिंग ने बताया कि लिगेंड्स के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के फलस्वरूप धातु परमाणु पर जो ऋणावेश इकट्ठा होता है उसे कम करने का दूसरा उपाय क्या है कि वो मेटल जो है वो बैक बॉन्डिंग कर ले लिगेंड के साथ में या पाई बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो जब किसी संकुल में लिगेंड परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम हो तो मेटल लिगेंड बॉन्ड में सहसंयोजक गुण अधिक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सहसंयोजक गुण कब आता है, जब किसी संकुल में लिगेंड परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। जैसा कि हमने देखा था जब मेटल जो है वाटर से जुड़ी हुई थी, एक्वा मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई थी, और दूसरे केस में जब अमोनिया से जुड़ी हुई थी, तो ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण जो है मेटल लिगेंड बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गए थे। तो उस स्थिति में विद्युत उदासीनता सिद्धांत के अनुसार धातु के कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले संकुल जो है वो स्थायी नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसे कई जो है स्थायी संकुल ज्ञात है जिनमें धातु परमाणु कम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। ठीक है, यानी कि जो निकल कार्बोनिल है वो एक स्थायी संकुल है, जबकि हम जानते हैं कि इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो पॉलिंग ने इसकी व्याख्या क्या की, बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग के आधार पर की। तो कार्बोनाइल समूह अपने जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है यानी कि लोन पेयर धातु परमाणु को देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जिससे धातु परमाणु पर क्या होता है, ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब धातु परमाणु के जो ये भरे हुए डी कक्षक हैं वो कार्बन के जो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है उनके साथ में ओवरलैपिंग होता है और जो है पाई बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार से निकल और कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड बनता है इसकी पुष्टि हम जो है इनकी बॉन्ड लेंथ के आधार पर करते हैं। तो विभिन्न धातु कार्बोनिल में मेटल और कार्बन की जो बंध दूरी होती है वो वास्तव में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की जो दूरी होती है उससे कम होती है। ठीक है, तो निकल कार्बोनिल की जो उपयुक्त संयोजकता बंध संरचना से ऐसा प्रतीत होता है कि जब निकल परमाणु कार्बन परमाणु के साथ में बैक बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, बैक बॉन्डिंग करता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का एक पाई बॉन्ड टूटकर उनके मध्य का त्रिबंध एक जो है डबल बॉन्ड में बदल जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। निकल कार्बन बंध बनने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड का टूटना आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बंध में विपरीत बंधी यानी कि हम बोले कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का उपयोग होता है। लेकिन क्या होता है कि इस बैक बॉन्ड के बनने में या पाई बॉन्ड के बनने में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य के जो ट्रिपल बॉन्ड की सामर्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की सामर्थ्य घट जाती है। कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कि बैक बॉन्डिंग में प्रयुक्त होते हैं उससे क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड द्वारा लिगेंड परमाणु के इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु की ओर जाते हैं और पाई बंध के द्वारा जो धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन है वो वापस लिगेंड परमाणु की ओर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसमें वो कैसे बनता है कि लिगेंड के द्वारा लोन पेयर धातु के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट किए जाते हैं, जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, धातु के द्वारा जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है उनमें से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समस्त परमाणुओं की जो है न्यूट्रलिटी यानी कि विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। ठीक है, अब है आपके
चक्रण युग्मित संकुल और चक्रण मुक्त संकुल, यानी कि स्पिन पेयर्ड और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो संकुल यौगिक बनाते समय धातु परमाणु या आयन संकरण में किन किन कक्षकों का उपयोग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं, इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लोअर स्पिन और हायर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, या बोले हम स्पिन पेयर्ड और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि संकुल यौगिक बनाने का गुण मुख्य रूप से ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है n-1d 1 to 10 ns2। तो इस विन्यास में क्या होता है, np और nd कक्षक तो वैकेंट होते हैं और n-1d कक्षक भी जो है पूरी तरह से फील्ड स्टेट में नहीं होते हैं और इनका उपयोग भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में हो सकता है। तो जो संकुल धातु आयन या परमाणु के भीतर के डी कक्षक अर्थात n-1d कक्षकों का उपयोग करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और हाइब्रिडाइजेशन होता है उनमें d2sp3। क्योंकि इन संकुलों के बनने में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। इस कारण नायहोम ने इन्हें स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस कहा, जबकि ऑर्गेल ने इनका नामकरण दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, तो स्पष्ट है कि ऊपर जो बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, तो ऐसे संकुलों का निर्माण तभी हो सकता है यदि डी कक्षकों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो, क्योंकि उसी हालत में जो है ये 2 डी कक्षक उपलब्ध करवा करके d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जिनकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल निकल +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, d8 होता है। ठीक है, तो यह sp3 या फिर इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो है आपके चतुष्फल की है या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्राप्त होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, और ये जो है आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि d8 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण निकल के कंपाउंड्स में 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त के विपरीत जो संकुल बाहर के डी कक्षक अर्थात एनडी कक्षकों का उपयोग करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उन्हें हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो कि समान चक्रण वाले होते हैं। तो ऑर्गेल ने कहा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और जब कोई धातु परमाणु या आयन कब निम्न चक्रण संकुल बनाएगा और कब ये उच्च चक्रण संकुल बनाएगा, उसकी ज्योमेट्री, चुंबकीय गुण ये किस प्रकार से होंगे, तो यानी कि इन सब की व्याख्या जो है हम करते हैं वीबीटी के आधार पर। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि वीबीटी जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूचनाएं देता है, जो कौन कौन सी है कि इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, इसी प्रकार से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, और जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी मिलती है कि दिया गया कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो आपके कंपाउंड कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। और यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक या एक से अधिक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो कंपाउंड होता है आपके अनुचुंबकीय, जिसे हम पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं। इस प्रकार से इन सभी बातों की जानकारी, सूचना हमें वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से प्राप्त होती है। ओके, अब हम चर्चा करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यद्यपि यह सिद्धांत जो है संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुणों, ज्यामिति आदि की व्याख्या करने में तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, किंतु फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जिनके कारण इस नियम का अब केवल ऐतिहासिक महत्व ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि अब आगे एडवांस थ्योरी क्या आ गई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है,
तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है जो देखते हैं हम। सबसे पहले है कि लगभग सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो संकुल होते हैं वो विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं। इसकी व्याख्या जो है वीबीटी के आधार पर संभव नहीं है, यानी कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कॉम्प्लेक्स आयन हैं उनके विलयन रंगीन क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा। दूसरा है, इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की भी व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे या बाह्य कक्षक संकुल बनाएंगे। तीसरा कि विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या भी इसके आधार पर नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि किस संकुल में चुंबकीय गुण की मात्रा कितनी होगी। तो कई बार कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, वो अपनी ज्योमेट्री से डिस्टोर्टेड हो जाते हैं। तो डिस्टोर्टेड क्यों हुए, ज्यामिति से विकृति क्यों आई कॉम्प्लेक्स में, इसकी व्याख्या भी वीबीटी नहीं करता है। इसी प्रकार से कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड दोनों की ज्योमेट्री को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार ये व्याख्या दी जाती है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, लेकिन ऐसा होने पर दोनों संकुलों में समान अपचायक गुण नहीं आते हैं। यानी कि यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो गया तो भी दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अपचायक गुण यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्यों आया, इसका स्पष्टीकरण भी ये सिद्धांत नहीं दे पा रहा था। नेक्स्ट है आपके किसी भी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड संकुल बनने में इतनी ऊर्जा कैसे मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है 3D से 4D कक्षकों में एक्साइटेड होकर चले जाते हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से आई, इस सिद्धांत के द्वारा इसकी भी व्याख्या नहीं हो पाई। नेक्स्ट है कि इस सिद्धांत के आधार पर किसी संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन का मात्रात्मक गणना भी नहीं कर पा रहे, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने में क्या एनर्जी में चेंजेस आए, कितनी क्वांटिटी में चेंज आए, इसका भी पता नहीं लग पा रहा। तो इन कमियों के कारण अन्य सिद्धांत जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी आदि का बाद में विकास हुआ। ओके।